अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इकोनॉमिक स्टैटिक। इकोनॉमिक स्टैटिक बेसिकली क्या होता है, इफ़ द फंक्शन रिलेशनशिप is established between two variables whose values relate to same point of time or to the same period of time, the analysis is said to be static। मतलब कि हम अगर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स अगर देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देख रहे होते हैं। जितने भी हमने लॉज ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, उनके जो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, हमने डेफिनेशन में यही बात कर दी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम में हम उसका जो रिलेशनशिप स्टडी कर रहे होते हैं, वो होता है इकोनॉमिक स्टैटिक। आज के दिन अगर हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो उसमें प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें हम कहते हैं कि रिलेशनशिप इनका नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है, अगले 2 साल तक कितना नेगेटिव है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें कि लेट्स सपोज एक दिन तक की रिलेशन नेगेटिव है, अगले मंथ तक की रिलेशन नेगेटिव है, तो किस हद तक है, कितना चेंजेस आके इसमें कितना चेंज होगा, वो हम स्टडी नहीं करते। लेकिन आज इसके टाइम, आज एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका रिलेशनशिप क्या है, किस तरह का है, हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं इकोनॉमिक स्टैटिक। तो हमने जितने भी लॉस पढ़े अभी तक, डिमांड और सप्लाई का अगर लॉ हमने पढ़ा है, तो उसमें यही है कि वो हमने एक इकोनॉमिक स्टैटिक पढ़ी है, हमने पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उनका रिलेशनशिप देखा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कंपैरेटिव स्टैटिक। कंपैरेटिव स्टैटिक बेसिकली क्या होता है कि आज के टाइम पे उन वेरिएबल्स का रिलेशनशिप क्या है और अगले कुछ अरसे के बाद, अगले 2 साल या अगले 3 साल के बाद उसका रिलेशनशिप किस तरह का है। आज का रिलेशनशिप और उस अगले 2-3 साल के बाद जो भी रिलेशन होगा, जो भी उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, उन पॉइंट्स को आपस में कंपेयर करना, या हम कह सकते हैं कि उन एंड पॉइंट्स को अगर आपस में कंपेयर करें तो हम उसे कंपैरेटिव स्टैटिक कहते हैं। आज हमारा इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे है, अगले 2 साल तक हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन किस पॉइंट पे होगा, इन दो एंड पॉइंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि ये कंपैरेटिव स्टैटिक है। कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस कंपेयर्स वन वेरिएबल पोजीशन विद अनदर व्हेन द डाटा हैव चेंजेस एंड द सिस्टम हैज फाइनली रीच अनदर इक्विलिब्रियम पोजीशन। आज के टाइम पे हमारा जिस डाटा पे जो फंक्शन, जो हमारे पास रिलेशन है, अगले अरसे तक, अगले 2-3 साल तक हमारे जो वेरिएबल्स में चेंजेस आएंगे, डाटा में अगर जो चेंजेस आती है उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी अगर मूव करती है तो वो क्या है, और इन दो इक्विलिब्रियम पोजीशंस को अगर हम कंपेयर करें तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक। फिर हमने देखनी है सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कि मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरह की होती है। हमारे पास एक इक्वेशन होती है क्वांटिटी डिमांड की और दूसरी इक्वेशन होती है क्वांटिटी सप्लाई की। क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा बच्चों के, डिमांड अब समटाइम्स आपको सबस्क्रिप्ट में डिमांड यहाँ पे नहीं गिवन होगा, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट में समटाइम्स सप्लाई आपको नहीं गिवन होगा, आपने खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन क्या है। तो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन वो होगी जहाँ पे प्राइसेस के साथ नेगेटिव साइन होगा। जब प्राइसेस के साथ नेगेटिव साइन होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइसेस का जो रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब सप्लाई की क्वेश्चन आप चेक करोगे, सप्लाई की क्वेश्चन को कैसे पता चलेगा, अगर ये क्वांटिटी सप्लाई पॉजिटिव है और इसका रिलेशन प्राइस के साथ पॉजिटिव है, ये साइन इंडिकेट कर रहा है लॉ ऑफ सप्लाई को। मीन्स अगर क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो प्राइसेस भी इंक्रीज कर रही है। आप कह सकते हो कि प्राइसेस के इंक्रीज करने से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। जबकि यहाँ पे हम डिमांड की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करती है। इनका जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव या इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्वांटिटी सप्लाई में जो रिलेशनशिप वो डायरेक्ट है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हमने बेसिकली क्या करना है, एक मार्केट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। ग्राफ हमने कर लिया था, इसको एक बार एक स्केच बना के समझा देती हूँ। हमारे पास एक पॉजिटिव स्लोप होती है, ये सप्लाई कर्व की स्लोप होती है, और जो नेगेटिव लाइन होती है हमारे पास, ये डिमांड कर्व को शो करता है। पॉजिटिव स्लोप ये शो करती है कि प्राइसेस के इंक्रीज होते होते आप क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर रहे होते हो, सॉरी क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे होते हो। इसी तरह से डिमांड की जो इक्वेशन, ये वाली जो एक इनवर्स रिलेशन शो कर रही है कि प्राइसेस जैसे जैसे इंक्रीज होती हैं आप क्वांटिटी डिमांड को कम कर रहे होते हो। एक पॉइंट आता है मार्केट इक्विलिब्रियम का, एक पॉइंट आता है जहाँ पे जितनी मार्केट सप्लाई हो कितनी ही मार्केट डिमांड हो, तो हम कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। लेट सपोज अगर 10 यूनिट्स मार्केट में किसी प्रोडक्ट के सप्लाई किए जा रहे हैं और 10 की ही डिमांड हो रही है मार्केट में, तो हम कहेंगे कि मार्केट जो हमारी इक्विलिब्रियम पे है। मतलब जितने यूनिट्स सप्लाई किए जा रहे हैं उतने ही यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं, तो मार्केट हमारी इक्विलिब्रियम में है। तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे होगी जब डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारे पास जो भी क्वांटिटी होगी ये सेम होगी,
ठीक है। अगर 10 यूनिट्स डिमांड है तो 10 यूनिट सप्लाई के होंगे और इस क्वांटिटी पे कोई प्राइस हमारे पास एक फिक्स प्राइस होगी। उसके अलावा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद मार्केट डिसइक्विलिब्रियम को भी देख लेते हैं। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन होती है कि जब आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मार्केट में, डिमांड कम होती है। दूसरी कंडीशन ये जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लाई कर्व थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ डिमांड कर्व जो आपका थोड़ा सा है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्राइसेस ये थी, इस प्राइस पे इतने लोग डिमांड कर रहे थे, इतने लोग सप्लाई कर रहे थे। आप देख सकते हो सप्लाई इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो ये डिमांड कर्व है, ये कम है। डिमांड कर्व है, सप्लाई ज़्यादा है। इस पॉइंट पे डिमांड कर्व है, सप्लाई ज़्यादा है। हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है। हम यहाँ पे कह सकते हैं सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है। सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। तो ये सारा फेज जो इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला ये सारा एरिया, इसको हम कहते हैं सरप्लस का है। सरप्लस मीन सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। इसी तरह से इक्विलिब्रियम का बिलो पॉइंट अगर हम देखें, आउटवर्ड डायरेक्शन में डिमांड है हमारे पास, मीन्स कि डिमांड हमारे पास ज़्यादा है और ये वाला हमारे पास सप्लाई का, इसका मतलब है सप्लाई हमारे पास कम है। तो इक्विलिब्रियम से बिलो वाला कोई पॉइंट यहाँ पे इस एरिया में कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वो ये रिप्रेजेंट करता है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ये हम कह सकते हैं कि डिमांड यहाँ पे एक्सेस है सप्लाई से। ठीक है, जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, हम कहते हैं प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है, मार्केट शॉर्टेज है। तो दो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने स्टडी की है, एक सरप्लस है, एक शॉर्टेज है। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम कैसे कैसे हो सकती है? जब हम कह सकते हैं मार्केट में सरप्लस हो, जब सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड इतनी ना हो। दूसरी कंडीशन ये है कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो हम कहते हैं शॉर्टेज है। अब इसी तरह से हमने मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम को अटेन किया जाता है, अचीव किया जाता है। हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। हमने क्या करना है कि डिमांड और सप्लाई इक्वेशंस को इक्वल कर देना है। क्वांटिटी डिमांड की जगह डिमांड की इक्वेशन पुट कर दी, क्वांटिटी सप्लाई की जगह सप्लाई की इक्वेशन पुट कर दी और हमने सॉल्व किया पी के लिए। इक्वेशन सॉल्व की, जो हमारे कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले गए, जो वेरिएबल्स है हमारे पास दूसरी तरफ ले गए, प्राइसेस हमारे पास वेरिएबल था उसको दूसरी तरफ ले गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 640 माइनस 5 पे आ गया। प्राइसेस फाइंड करनी है, 5 वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हमारे पास 128 आ जाएगा। प्राइसेस की जो वैल्यू है वो 128 आ जाएगी। मीन्स प्राइसेस हमारे पास जो वो सेट हो रही हैं एक इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट पे, वो 128 है। अब हमने इस प्राइस को 1 बाय 1 दोनों इक्वेशन में पुट करना है। पहले हम इसको डिमांड वाली इक्वेशन पुट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे इस प्राइस पे कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे इस प्राइस पे कितने लोग सप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास 198 आंसर आया तो प्राइसेस की जो आंसर जो हमारे पास 128 आया, सॉरी, तो इसको डिमांड में पुट करेंगे। 600 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 128 हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 344 आ जाएगा। ठीक है, 600 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई प्राइसेस थी, प्राइसेस की वैल्यू 128 थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। 600 माइनस 256 आंसर हमारे पास 344 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन। हम कह सकते हैं कि इस प्राइस पे इतने लोग डिमांड कर रहे हैं, इतनी प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है इस प्राइस पे। ठीक है, अब हमने देखना है नेक्स्ट केस के क्वांटिटी सप्लाई देखनी है। किसी प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई कितनी की जा रही है। अब प्राइसेस को क्वांटिटी सप्लाई वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन क्या थी, -40 प्लस 3p। तो इसको जब पुट करेंगे यहाँ पे प्राइसेस वाली इक्वेशन में तो क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन होगी -40 प्लस 3, प्राइसेस की जगह उसकी वैल्यू 128, सॉल्व करेंगे आंसर हमारे पास 344 आएगा। यहाँ पे आप इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे कर सकते हो कि क्वांटिटी डिमांड 344 लोग इतने यूनिट्स डिमांड किए जा रहे थे और इतने ही यूनिट्स की सप्लाई थी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। यहाँ पे आप ग्राफ देखो, ये वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों 344 थी, दोनों इक्वल थी, इंटरसेक्ट कर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वो ये प्राइस थी 128 रुपीज़ की प्राइसेस पे 344 लोग डिमांड कर रहे हैं यूनिट्स, इतने यूनिट्स डिमांड किए जा रहे हैं और इतने यूनिट्स की सप्लाई हो रही है। हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ गई है। इसको इंटरप्रेट इस तरह से कर सकते हो कि इस प्राइसेस पे 128 जो प्राइसेस थी ये हमारे पास मार्केट प्राइसेस थी, एक सेट की गई प्राइसेस थी जिस पे जितने लोग डिमांड कर रहे हैं यूनिट उतनी ही सप्लाई किए जा रहे हैं। डिमांड और सप्लाई इक्वल है एक स्पेसिफिक प्राइस पे, ये हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना कंपैरेटिव स्टैटिक। कंपैरेटिव स्टैटिक में हमने क्या देखना है, कंपेयर करना है हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को, हमारे आज का इक्विलिब्रियम और 2 साल के बाद इक्विलिब्रियम किस तरह से उनको कंपेयर करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है क्वांटिटी डिमांड की और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है क्वांटिटी सप्लाई की। क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन हम देख सकते हो A माइनस BP, ये माइनस साइन जो प्राइसेस का माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करे कि क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है, क्योंकि माइनस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड प्लस में, इसका मतलब है नेगेटिव रिलेशन है, एक चीज़ अगर बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम होगी।
इसी तरह से क्वांटिटी सप्लाई का जो हमारे पास इक्वेशन है प्राइसेस के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर प्राइसेस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, इनका जो रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम निकालना है, मार्केट इक्विलिब्रियम निकालना है, उसकी प्राइसेस निकालनी है कि किस तरह से फर्स्ट इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा। तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को आपस में इक्वल कर देंगे। डिमांड की इक्वेशन हमारे पास A माइनस BP है और सप्लाई की इक्वेशन हमारे पास -3 + DP है। सॉल्व करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्राइसेस वाले जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे, DP + BP हो जाएगा, A + C हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्राइसेस जो है वो उनको सेपरेट कर सकते हैं, प्राइसेस को कॉमन ले सकते हैं, तो D + B ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और A + C इस तरफ आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो रहा है प्राइसेस से ये नंबर, ये वैल्यू, अब ये वैल्यू दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, तो प्राइसेस के पास हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, A + C डिवाइड बाय D + B, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइसेस इक्वल्स टू A + C डिवाइड बाय B + D, हमारे पास प्राइसेस आ गई। उसके बाद हमने जो हमारे पास प्राइसेस थी इनको सेपरेटली पुट करना है क्वांटिटी डिमांड में एक बार और एक बार क्वांटिटी सप्लाई में। हम देखना चाहते हैं कि इस प्राइसेस पे हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम तो नहीं आ रहा। अब क्वांटिटी डिमांड A - BP है, क्वांटिटी डिमांड हमारे पास A - BP है, P की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जो वैल्यूज हमारे पास थी A + C डिवाइड बाय B + D हमने पुट किया। यहाँ पे हमने एलसीएम लगाया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। हमारे पास ये दो टर्म है, एक A वाली टर्म है, एक -E वाली टर्म है, दो टर्म्स हैं ये हमारे पास टर्म। इसका हमने एलसीएम देखा तो हमारे पास एलसीएम B + D आया। जिस टर्म के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम एज्यूम करते हैं कि वो 1 होता है। हमने बनाना है B + D क्योंकि एलसीएम हमारे पास B + D है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे B + D के साथ, जिस नंबर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को ऊपर भी न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो B + D हमने बनाना था, इसलिए B + D किया हमने मल्टीप्लाई, ऊपर भी A के साथ B + D को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ऊपर जो आया A मल्टीप्लाई बाय B + D डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय B + D था ना, तो 1 लिखो यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट B + D लिख दिया। माइनस ये टर्म हमारे पास ऑलरेडी B + D इसका डिनोमिनेटर था, इसको सिंपली हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा, -B ब्रैकेट में A + C होल डिवाइड बाय B + C। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ गया। जब डिनोमिनेटर हमारी इक्वल हो जाती है तो हम उसको एक ही बार लिख सकते हैं, हम उसको एक ही डिवीजन वाली फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में एक ही बार लिख सकते हैं। तो A ब्रैकेट में B + D -B ब्रैकेट में A + C ब्रैकेट क्लोज, और अंदर डिनोमिनेटर में भी दो बार थी, दो टर्म्स थी, हमने इसको एक मर्ज करके एक ही टर्म बना दी। एक टर्म बना सकते हैं अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो, अगर यहाँ पे साइंस भी डिफरेंट होते तो हम एक टर्म नहीं बना सकते थे। अब B + D हमारे पास बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमिनेटर को AB + AD हो जाएगा, -AB -CB हो जाएगा। इसमें AB और +AB -AB कैंसिल हो गए, सिर्फ आंसर हमारे पास बचा AD - CB डिवाइडेड बाय B + D। ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन बनी, ठीक है। अब इसी तरह से सप्लाई की इक्वेशन बनाएंगे। सप्लाई की इक्वेशन हमारे पास थी -C + DP। अब हमने इसमें प्राइसेस सेम वही वाली प्राइसेस जो हमारे पास यहाँ पे थी, इसको हमने पुट कर दी सप्लाई की इक्वेशन में। जब हम सप्लाई की इक्वेशन में से पुट कर देंगे -C + DP, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा A + C डिवाइड बाय B + D। यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम जो बनेगा B + D बनेगा। यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास ये वैल्यू है, एक हमारे पास ये वैल्यू है। एलसीएम हमने बनाना है B + D का, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। हमने B + D को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। B + D को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा -C ब्रैकेट में B + D डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय B + D। ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी फॉर्म है ये एज इट इज़ रहेगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी B + D है, सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हम देख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे पास इक्वल एक जैसे आ गए। हम इसको एक ही टर्म में लिख सकते हैं, -C ब्रैकेट में B + D + D ब्रैकेट में A + C होल डिवाइड बाय B + D एक ही बार लिख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया गया है, -CB बन गया, माइनस CD बन गया, +AD +CD होल डिवाइड बाय B + D। अब इसमें देखो अब कटिंग किन किन चीज़ों की हो सकती है, -CD है +CD है, दोनों कैंसिल हो गए। आंसर आपके पास क्या बचा, -CB + DA होल डिवाइडेड बाय B + D। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, DA की जगह AD भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख दो। CB की जगह BC भी लिख सकते हो या CB भी लिख सकते हो, इसको बाद में लिख दो। AD - CB होल डिवाइडेड बाय B + D। आप ये देख सकते हो हमारे पास क्वान्टिटी
सप्लाई की इक्वेशन है। क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन हमारे पास यही बनी थी, सप्लाई की इक्वेशन भी यही बनी है। हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास अटेन हो गया, मतलब कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक पॉइंट पे इक्वल आ गई। इसके बाद हमने देखना है क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल हमारे पास हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। पार्शियल डेरिवेटिव, प्राइस का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर प्राइस का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, फिर रिस्पेक्ट टू सी, रिस्पेक्ट टू डी। मतलब 4 एलिमेंट्स, 4 हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इन सब वेरिएबल्स के हमने अलग अलग इनको देखना है कि न्यू हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें सिर्फ यही देखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन रूल इस पर अप्लाई किया तो हमारे पास आया ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, प्राइसेस का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए। प्राइसेस हमारे पास ये मेंशन की गई हैं। आपके पास एक क्वेश्चन जो बनी थी स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट की थी, ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी था। अब हमने इसी पे अप्लाई किया क्वेश्चन रूल। आपको मैंने सेपरेटली फॉर्मूला समझाया है, इस तरह से था। लेट सपोज क्वेश्चन रूल हमारे पास फार्मूला होता है यू बाई वी। इस पे क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको फर्स्ट टाइम एज इट इज़ लिखेंगे ऊपर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर वाली टर्म के साथ और उसका डेरिवेटिव लेंगे। सिर्फ यू जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है सिर्फ इसका डेरिवेटिव अप्लाई किया गया है, माइनस यू जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है उसको एज इट इज़ लिखा, वी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको साथ लिखा और डेरिवेटिव सिर्फ वी पे अप्लाई किया, होल डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर। अब इसी फॉर्म में मैंने ये प्राइसेस का आपको एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन बना के दे दी है ये आसानी से, ताकि आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसके लिए स्टेटमेंट यही होगी। ठीक है, तो अब ये u है, इसको v कंसीडर करें। अब सबसे पहले v हमारे पास डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिखना है। हमारे पास b प्लस डी था, उसको एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है u के साथ, u डेरिवेटिव के साथ, u डेरिवेटिव अप्लाई किया हमने तो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू थी a प्लस सी, इसको हमने पार्शियल डेरिवेटिव का साइन इस पे अप्लाई कर दिया, माइनस है इसके बाद u हमारे पास न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है, हमारी न्यूमिनेटर वाली वैल्यू क्या है a प्लस सी पुट कर दिया, v प्राइम, v जो है हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है b प्लस डी, इसको हमने प्राइम पुट कर दिया। ठीक है, होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स b प्लस डी का स्क्वायर। ये सिंपली एक फार्मूला बताया गया, हमारे पास वैल्यू है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है पार्शियल डेरिवेटिव। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ए के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई किया, ए के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ 1, ठीक है, और जहाँ कोई और नंबर होगा वहाँ पे 0, जहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हमारे पास b प्लस डी था और a प्लस सी था, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, हम देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो a के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, a की जगह लिख देंगे 1 और c है प्लस हो रहा है ना नंबर, इसलिए c जो है यहाँ पे a कोई नहीं नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको 0 कंसीडर करेंगे तो 1 प्लस 0 आंसर 1 ही आएगा। इसके साथ हमने नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ डेरिवेटिव वाली टर्म्स देखनी है। उसके बाद a प्लस सी, यहाँ पे इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, प्राइम इस पे लगा हुआ है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है b प्लस डी, तो यहाँ पे a के रिस्पेक्ट से दे रहे हैं, a कहीं पे भी नहीं है, तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। ये जो 0 हो जाएगी ये इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 0 ब्रैकेट से दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो पूरी की पूरी टर्म ये 0 हो जाएगी, जबकि यहाँ पे 1 प्लस 0 था, इसको सॉल्व करेंगे आंसर 1 आएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा b प्लस डी के साथ, तो आंसर हमारे पास ऊपर b प्लस डी ही आएगा। b प्लस डी ब्रैकेट में 1 माइनस a प्लस सी, उसके बाद यहाँ पे इसकी जगह a नहीं था तो हमने इसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव इस पे 0 अप्लाई हो जाता है तो 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, पूरी टर्म हमारे पास 0 हो गई, सिर्फ ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास b प्लस डी आया डिवाइड बाई b प्लस डी का होल स्क्वायर। देख सकते हैं ये ए बी प्लस डी वैल्यू कटिंग हो गई है इसके स्क्वायर के साथ, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आया 1 डिवाइडेड बाई b प्लस डी। उसके बाद इसी पार्शियल डेरिवेटिव हमने लिया p का विद रिस्पेक्ट टू b। अब तो हमने a के रिस्पेक्ट से देखा था जहाँ जहाँ a था, अब हम देखेंगे जहाँ जहाँ b है तो वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स होगा। अब b के रिस्पेक्ट से वही हमारी जो मेन इक्वेशन बनी थी उसी को लेके चलते हैं, b के रिस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई b नहीं है, तो इस वजह से ये इसको हम 0 कंसीडर करेंगे, तो 0 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। उसके अलावा इस पे हमने देखना है b यहाँ पे हमारे पास है तो b जहाँ पे वहाँ पे 1 लग जाएगा और d का भी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो d की जगह 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 ही आता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ तो हमारे पास a प्लस सी ही आएगा। तो हमने देखा b प्लस डी को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में b प्लस डी होल स्क्वायर एज इट इज आएगा,
बी प्लस डी को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम जीरो के साथ, तो ये पूरी की पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे वन प्लस जीरो कहा था, वन प्लस जीरो वन ही होता है। वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस बाहर और ब्रैकेट में ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाय बी प्लस डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आया जब हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू पी। अब इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन समझा देती हूँ। बाकी ए और बी तो समझा दिया, सी और डी आप लोग देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ए के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई किया, आंसर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है हमारा जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब है आपकी प्राइसेस में इंक्रीज हुआ या आपकी क्वांटिटी में इंक्रीज हो, प्राइसेस या क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आज जितना भी पहले जितना इक्विलिब्रियम था, अब यहाँ पे पॉजिटिव प्राइसेस का इंक्रीज, प्राइसेस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम कह सकते हैं कि प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आप इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहे हैं। आज के इक्विलिब्रियम में अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव था, अगले 2 साल बाद इसका इक्विलिब्रियम नया डाटा था, नया इक्विलिब्रियम बना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किया, वो इंक्रीज किया, मतलब प्राइसेस में भी इंक्रीज आया, क्वांटिटी में भी इंक्रीज आया। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है नेगेटिव आंसर है। नेगेटिव आंसर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज अगर हमारे पास रिलेशन था, एक इक्विलिब्रियम था, तो फ्यूचर में उसकी प्राइसेस फॉल कर गई हैं, फ्यूचर में इक्विलिब्रियम कम हो गया, इनवर्ड शिफ्ट कर गया, प्राइसेस और क्वांटिटी हम कह सकते हैं कि वो कम हो गई हैं आज के निस्बत। इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव हमने लिया सी के रिस्पेक्ट से, सी के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, मैं डायरेक्टली करवा रही हूँ। उसी तरह से जो हमने ए का रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था, बी का क्या था, अब सी और डी का मैं एक फॉर्मेलिटी बस एक मैं आपको तेज़ी से करवा रही हूँ, फिर आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो सी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया, देखा जहाँ जहाँ पे सी है उसका हमने वहाँ पे वन पुट किया, जहाँ पे सी नहीं है वहाँ पे ज़ीरो कर दिया। आंसर हमारे पास आया वन डिवाइड बाई बी प्लस डी। तो सी का जो आंसर आया था वो एग्जैक्टली वही था जो हमने ए के रिस्पेक्ट से किया था डेरिवेटिव, वन डिवाइड बाई बी प्लस डी। ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए किया था। तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट इंक्रीज कर गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट कर गया, प्राइसेस और क्वांटिटी में इंक्रीज आया। इसी तरह से दूसरा जो केस है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, जहाँ जहाँ डी होगा डेरिवेटिव उसका तो वहाँ वन अप्लाई करेंगे, जहाँ पे डेरिवेटिव में डी नहीं होगा तो वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है तो माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी स्क्वायर। ये जो आंसर है एग्जैक्टली हमने जो बी का किया था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डी सी विद रिस्पेक्ट टू बी किया था, तो वो भी आंसर यही था। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपका जो न्यू इक्विलिब्रियम है 2-3 साल के बाद जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है उसमें वो फॉल कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो फॉल कर रहा है। आप कह सकते हो कि उसमें डिक्रीज़ हो रहा है प्राइसेस में और क्वांटिटी में। बस ये क्वेश्चन था इतना आज, आप इसको देख लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको मैनुअल वीडियो सेंड कर दूँगी। ओके क्लास, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।